हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का डिटेल एनालिसिस और आज है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। उसमें हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 14 क्वेश्चन थे जो इस बार यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में आए हुए थे। तो तैयार हो जाइए, लेक्चर जो है डिटेल में रहेगा। तो ये मत सोचना कि 5-10 मिनट हम लोग यूज करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। 14 के 14 क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हो सकता है कि इनमें से नेक्स्ट बार में या तो रिलेटेड पूछे या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पैटर्न यूजीसी का बदल रहा है और बदले ही पैटर्न में अब एग्जाम आपको वही अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मान के ये चलिए कि आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, बार बार स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो हालांकि जो पीडीएफ इसका बनेगा वो लास्ट में बनेगा जब 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और स्कोरिंग रहते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपको एक या दो पेयर भी बन गया तो क्वेश्चन आपका बन जाता है ना। चलिए इसमें फटाफट से इसको ज्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि ज्यादा टाइम हम देंगे कॉन्सेप्ट वालों को। चलिए तो इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, देखो क्यूटीएम की थ्योरी है और क्यूटीएम की जो थ्योरी है पहले दी थी फिशर ने। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम, ठीक है। फिशर की थ्योरी को किसने उसके बाद डिफाइन किया? मिल्टन फ्रीडमैन ने, ठीक। नेक्स्ट तो फर्स्ट का तो हो गया फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का कहने का मतलब ये है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। इकोनॉमी में कुछ ऐसे भी हैं जो काम जिनको नहीं मिलता, तो फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। और लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, क्लासिकल बोलते थे, बट केंच क्या बोल रहे हैं? इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डाइट। तो इसीलिए जो पॉलिसी अप्लाई होंगी इकोनॉमिक्स की वो शॉर्ट रन में ही होंगी, ठीक है। और क्लासिकल क्या बोलते हैं? वेज प्राइस फ्लेक्सिबल होते हैं, वेजेस और प्राइजेस, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ऊपर नीचे बढ़ते घटते रहते हैं, जिसके कारण लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। लेकिन केंज कहते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है। वेजेस को कम करना ज्यादा करना इतना आसान नहीं है। चलिए सो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किसने बात की? केंज ने बात की। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जिनको काम नहीं मिलता, दे आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, बट उनको काम नहीं मिल रहा। चलिए इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज जॉन मनायड केंज। तो ये हो गया नेक्स्ट सेकंड, बी का सेकंड। नेक्स्ट है रैंडमाइज्ड ट्रायल। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये थ्योरी आपकी सीधा जुड़ी हुई है नोबेल लॉरियट्स अभिजीत बनर्जी से। अभिजीत बनर्जी, डफलो वगैरह ने काफी 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। सो उन्हीं की थ्योरी है। बेसिकली ये थ्योरी थी एलिवेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी की, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी जो है उसको खत्म करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका रिलेटिव पॉवर्टी, दैट मीन्स रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट। और इसीलिए इन्होंने रिलेटिव पॉवर्टी के केसेस में भी जो फिनाइन पे इन्होंने स्टडी की थी, जिसकी वजह से इन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला था। इकलौते इकोनॉमिस्ट हैं जिनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक। इकलौते ऐसे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा 3 और उसके बाद हो गया 4, ठीक है। 1 2 3 4 सिंपल सा सीक्वेंस है, 1 2 3 4। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ज्यादा टाइम हमने नहीं लगाया यहाँ पे। और जो एक्सप्लेनेशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 इस बार बैलेंस ऑफ पेमेंट से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे, है ना। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अच्छा था आपका तो डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ बीओपी मे बी फाइनेंस्ड इन मैनी वे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कह रहा है कि जब करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में होता है तो करंट अकाउंट को डेफिसिट, करंट अकाउंट मतलब हिंदी मीडियम वाले जो है, मतलब जो चालू खाता है हमारा, बैलेंस ऑफ 2 अकाउंट है ना, एक करंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट, ठीक, पूंजीगत खाता और चालू खाता, ठीक। जब करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है तो इसको हम लोग किस किस चीजों से इसको हम फाइनेंस कर सकते हैं या फिर करेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट करने के लिए चाहे वो करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, ठीक है, दोनों को हम सेटल करके अपना बीओपी, ओवरऑल बीओपी क्या है, मैनेज कर सकते हैं। सो करंट अकाउंट डजेंट मीन कि जो करंट अकाउंट के कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, रेमिटेंसेस है, उन्हीं के मूवमेंट से करंट अकाउंट ठीक हो सकता है। जितने भी कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट हैं, जैसे बोरोइंग है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है,
इनको भी हम एडजस्ट करके करंट अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 देखिए, एफडीआई इनफ्लो। एफडीआई इनफ्लो क्या है, किसमें आता है? इन्वेस्टमेंट होता है दो टाइप का, ठीक। एक होता है एफडीआई और दूसरा होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर एफपीआई या फिर एफआईआई। जाहिर सी बात है इनका मतलब तो हमें आता ही है। एफडीआई का मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस, कोई फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे है, कोई सेटअप हुई है विदेशी कंपनी यहाँ पे, जैसे वॉलमार्ट का एग्जांपल लेते हैं। अब कोका कोला भी मान लो विदेशी कंपनी है, यहाँ सेटअप हो गई, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उसने फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया, तो वो है एफडीआई, ठीक। नेक्स्ट है आपका एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फॉरेनर हमारे इंस्टीट्यूशन का, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर के शेयर खरीदता है, तो वो हो गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट में दोनों चीजें आती हैं, और इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। जितना कैपिटल इनफ्लो होगा, ठीक, उतना बढ़िया है हमारे लिए, तो हमारा बीओपी उतना ही करेक्ट होता जाएगा जो डेफिसिट में है। तो ये तो बिल्कुल है करेक्ट। नेक्स्ट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वही है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा? बीओपी करेक्ट होता जाएगा, जो डेफिसिट में है ना वो करेक्ट होता जाएगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम द आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। देखो कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट मेन होते हैं, जो कैपिटल अकाउंट है हमारा, ठीक है, के बता रहा है यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट जो है दो, एक इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है बोरोइंग, मतलब उधार, ठीक। और बोरोइंग भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक। ये क्या करता है, अगर हमने बजट पढ़ा था, बजट में भी करते हैं ना हम लोग बोरोइंग, जो बोरोइंग क्या करता है, सीधी सी बात है, लायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक। ये वही चीज है। सो जितना भी हम लोग आईएमएफ से बोरोइंग लेंगे, तो हमारा जो बीओपी होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से इससे भी हम फाइनेंस कर सकते हैं बोरोइंग से, चाहे हम आईएमएफ से ले। और आईएमएफ का तो मेन काम यही है ना कि जो बीओपी डेफिसिट में है उसको करेक्ट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का। चलिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो भी हम बोरोइंग लेंगे, उससे क्या होगा, या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट है वो बढ़ेगी, और जो अकाउंट डेफिसिट में जा रहा था ना, उसको हम लोग फाइनेंस उससे कर सकते हैं। चलिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग डाउन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ड्रॉइंग डाउन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई क्या करता है, पैनी नजर रखता है बीओपी पे कि डेफिसिट में जा रहा है या सरप्लस में जा रहा है। आपने देखा होगा आरबीआई का ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में आरबीआई क्या करता है, जब भी बीओपी डेफिसिट होता है, ठीक है, बीओपी जब डेफिसिट होता है, तो ये अपने अकाउंट से क्या करता है, अपना जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसको हम लोग फॉरेक्स बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं ना, अभी हमारे पास फॉरेक्स 560 यूएस बिलियन डॉलर है तकरीबन, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज की डेट में 560 यूएस बिलियन डॉलर, हालांकि थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा, 560, ठीक है, बिलियन यूएस डॉलर है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास बीओपी डेफिसिट होगा, तब आरबीआई क्या करेगा, अपने अकाउंट से माइनस करेगा, तो इधर डाल देगा, ठीक है, हमारा क्रेडिट कर देगा, मतलब बीओपी में सपोर्ट के लिए दे देगा पैसा। अपने अकाउंट से डिडक्ट किया, वो अकाउंट को कहाँ डाल देगा, बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक, ताकि वो क्या हो सके, बैलेंस हो सके, मतलब जितना भी लॉस है ये कंपेंसेट करेगा आरबीआई। दूसरी बात, अगर बीओपी सरप्लस में जा रहा है तो क्या करेगा, ठीक। अगर बीओपी सरप्लस में है, नेक्स्ट टाइम यही ना पूछ ले, अगर बीओपी सरप्लस में होता है तो आरबीआई रिजर्व का क्या करेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ जो सरप्लस है, ठीक है, सपोज करो 20 मिलियन यूएस डॉलर सरप्लस आ गया, तो सरप्लस यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव प्लस हो जाएगा आरबीआई के पास। इकोनॉमी बैलेंस, मेन टारगेट यही है कि इकोनॉमी क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ड्रॉइंग डाउन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करेगा, वो डाउन कर देगा, मतलब इस अकाउंट से कहां चला गया, बीओपी में डाल देगा अपने अकाउंट से, ठीक। एट द टाइम ऑफ बीओपी सरप्लस इस अकाउंट में वो प्लस करेगा, ठीक है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। चलिए, ये था एक बेसिक। तो ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट बोला है, तो ए बी सी डी, ठीक है, चारों ही बिल्कुल करेक्ट है, ए बी सी डी थर्ड वन करेक्ट है। चलिए, बाकी एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे, और कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करने की जरूरत थी। अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक यूज किया तो क्वेश्चन बन जाता है वैसे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एक्सचेंज रेट चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांजिशन। अब देखो, एक्सचेंज रेट चैनल और मॉनेटरी ट्रांजिशन, मॉनेटरी ट्रांजिशन मतलब
जितना भी हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा, हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी ऊपर नीचे होंगी। क्या है, एक बार डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट फर्स्ट टू लास्ट, ये जो चारों ऑप्शन है इनको हम लोग देखेंगे इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक। सबसे पहले जो रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन करता है वो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी उसको मार्केट में मनी सप्लाई कम करना होता है या ज्यादा करना होता है, तो वो सबसे पहले किसको छेड़ता है, रेपो रेट को, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो सबसे पहले रिडक्शन इन पॉलिसी रेट, पहले ही स्टेप में आता है पॉलिसी रेट का या तो इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, ठीक। समझते हैं यहाँ पे एक एक करके। नंबर वन स्टेप, सपोज करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई डाउन करता है, ठीक। व्हाट इट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर लोन्स, जैसे ही आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, पहले रेपो रेट 6.5 था, अब मान लीजिए 6 हो गया रेपो रेट, तो डिमांड फॉर लोन क्या होगा, समझते रहिएगा कॉन्सेप्ट को। डिमांड फॉर लोन क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, लोग ज्यादा डिमांड लेंगे, लोग ज्यादा डिमांड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, हम लोग बाहर कोई पैसा भेज सकते हैं और बाहर से यहाँ भी पैसा मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है इकोनॉमी में। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही कम होगा, डिमांड फॉर लोन उतना ही बढ़ेगा, जैसे ही डिमांड फॉर लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे, यहाँ कम जो आर्बिट्रेज है ना, आर्बिट्रेज क्या करते हैं, जहां सस्ता करेंसी मिल रहा है उसको वहां से उठाते हैं, जहां महंगी है उसको वहां बेच देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, लोग यहाँ से कैपिटल का आउटफ्लो करना शुरू कर देंगे, यहाँ से सस्ता लेके, ठीक है, लोन सस्ते पे लेके इसी पैसे को बाहर भेजना शुरू कर देंगे इन्वेस्टमेंट की पर्पज से, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं, तो सिमिलरली इंडियन भी तो बाहर कर रहे हैं ना। चलिए, तो कैपिटल का आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। अब बात क्या आ गई, जैसे ही कैपिटल का आउटफ्लो होगा, देखो कैपिटल का इनफ्लो पॉजिटिव साइन है, कैपिटल का आउटफ्लो ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। जैसे ही कैपिटल का आउटफ्लो होगा तो डेफिनेटली हमारी जो करेंसी है, ठीक है, करेंसी हमारी क्या करेगी, डेप्रिसिएट करेगी, ठीक है। हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो थी वो डेप्रिशिएट करेगी, मतलब रुपीज का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक। तो रुपीज का वैल्यू जैसे, क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा है आपका, इनफ्लो कम है। नेक्स्ट, रुपीज की वैल्यू जैसे कम हुई, जैसे डेप्रिशिएट हुई, अगर फॉरेन एक्सचेंज के कारण डेप्रिशिएट हुई है, डिमांड सप्लाई के कारण फॉरेन एक्सचेंज हुई है डेप्रिशिएट, तो ये क्या होगा, डेप्रिसिएशन, रुपीज की वैल्यू कम हुई है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, तो डेप्रिशिएट। क्या होगा, अगर रुपीज की वैल्यू गवर्नमेंट जानबूझ के कम करते हैं ना, आपको पता है ये बात, जैसे ही अगर जानबूझ के करे, इसको क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन, ठीक। तो डीवैल्यूएशन हो या डेप्रिसिएशन हो, दोनों का ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे सेम इफेक्ट पड़ता है। चलिए, तो जैसे ही करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, इसका पहला इंपैक्ट ये आएगा कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए। अब क्योंकि सामान सस्ता मिल रहा है ना यहाँ पे, तो जब भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इसका फर्स्ट इम्पैक्ट रहेगा हमारी इनकम पे, हमारी इनकम बढ़नी शुरू होती है। तो हमने क्या देखा है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी यही बोलता है, एज इनकम इंक्रीजेस देन इंक्रीज इन इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, वन इज कंजप्शन एंड वन इज सेविंग। इन कंजप्शन भी बढ़ जाता है और हमारा सेविंग का लेवल भी बढ़ता रहता है ना। चलिए, तो ये अब देखते हैं एक एक करके स्टेप। नंबर वन हमने किया रिडक्शन इन रेप पॉलिसी रेट, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद देखो कैपिटल का आउटफ्लो हुआ, ठीक है, डिमांड फॉर लोन बढ़ा तो कैपिटल का आउटफ्लो हुआ, तो सेकंड पोर्शन पे बी आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद करेंसी डेप्रिसिएशन हुई, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हुई, सी आ गया। नेक्स्ट, राइज इन नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे वो भी बढ़ गए, नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस। अगर इसके बाद इनकम भी होता, कंजप्शन भी होता, तो ये सीक्वेंस, ठीक है, सेम रहता, ठीक। उम्मीद है कि कर लोगे, अगर आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, डेफिनेटली आप कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो ए बी सी डी जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, और एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन यहां से भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब आगे देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन बहुत इजी हो जाए, है ना। चलिए, शुरू में देखते हैं, कंसिडर द इकोनॉमी विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। हाँ जी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब समझाया पहले भी, इसका मतलब ये होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़े बहुत चेंज हुए तो कैपिटल का आउटफ्लो भी तेज होगा
और कैपिटल के इनफ्लो में भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो अब समझते हैं आगे। नेक्स्ट, फिक्स्ड प्राइस लेवल्स, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, प्राइस लेवल फिक्स है, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, सपोज देयर इज मॉनेटरी एक्सपेंशन, इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं और सपोज यहाँ पे क्या हो, मॉनेटरी एक्सपेंशन हो। ठीक है, चलिए आईएसएलएम का ये मॉडल है, आईएसएलएम कर्व से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सो वाई एक्सिस पे आपको पता होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, और एक्स एक्सिस पे याद नहीं है तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसी डायग्राम से आपके नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फिलिप कर्व, आईएस कर्व, आईएसएलएम कर्व, ये तो बहुत प्यारे कर्व है, प्यारे प्यारे ऐसे हैं कि यूजीसी बार बार इनको पूछ लेता है। अदर एग्जामिनेशंस वाले भी पूछ लेते हैं, जितने भी स्टेट के पीजीटीज हैं या स्टेट के सेट वगैरह हैं। चलिए, तो इस साइड आ गया हमारा इनकम, और अगर इनकम नहीं है तो आउटपुट लिखा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एलएम कर्व क्या होता है, पॉजिटिव, और आईएस कर्व डाउनवर्ड। ये हो गया, जहां भी ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट मार्केट और गुड्स मार्केट और मनी मार्केट जहां पे एक दूसरे के बराबर है, ये बन गया हमारा इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इनकम। आगे देखते हैं, आगे कहानी अब शुरू होगी। सपोज दैट देयर इज मॉनेटरी एक्सपेंशन। हाँ जी, मनी सप्लाई का एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन का मतलब मनी सप्लाई बढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। तो जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एलएम कर्व शिफ्ट होगा। ठीक है, आईएस कर्व नहीं होगा। एलएम कर्व शिफ्ट कहां होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एलएम कर्व, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एलएम कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो जब भी फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अब यहां देखो नया पॉइंट बना है हमारा E1 पे। ठीक है, E1 पे, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। ठीक, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ठीक है, अभी कहानी बिल्कुल कम कंप्लीट नहीं हुई, कहानी तो यहां से शुरू हुई है। ठीक, जैसे ही मनी का एक्सपेंशन हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, कम हुआ। ठीक, तो अब वही कहानी शुरू होगी, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ठीक, लोन डिमांड का बढ़ेगा, डिमांड फॉर लोन्स बढ़ेगा, और वही कैपिटल का आउटफ्लो या इनफ्लो, ठीक, कैपिटल का आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में लोन सस्ता मिल रहा है। लोग यहां से उधार लेके उसको कहां भेज देंगे, फॉरेन में। ठीक, कैपिटल का आउटफ्लो बढ़ जाएगा। अब देखो, जैसे ही कैपिटल का आउटफ्लो बढ़ा, वही प्रोसेस जो लास्ट में किया था, ठीक है, वही होगा कि रुपीज जो है हमारा डेप्रिशिएट हो जाएगा, है ना, हमारी जो रुपीज है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। और जैसे ही रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो उससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, और दैट इज सीधा इंपैक्ट किस पे करेगा, ये एक्सपोर्ट पे करेगा पहले। ठीक, इससे क्या होने वाला है, एक्सपोर्ट इंक्रीज, और जैसे ही एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा देन इनकम क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे इनकम भी बढ़ रहे हैं। और एज इनकम इंक्रीजेस, कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, और सेविंग लेवल भी पहले से थोड़ा सा अप जाएगा, क्योंकि इनकम पे लेवल भी हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ये सीक्वेंस फिर से बन गया। ठीक, अब देखो कहानी यहीं पे शुरू खत्म नहीं होती, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। हाँ जी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब ये है, जब भी एक कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होंगे तो उसका कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो भी एक साथ होगा। ठीक, क्योंकि कैपिटल मोबिलिटी है, मोबाइल का मतलब गतिशील है, बाहर से कैपिटल आ भी सकता है और यहाँ का कैपिटल बाहर भी जा सकता है। ठीक, जैसे ही हमारा कैपिटल का आउटफ्लो हुआ, ठीक, और उसके बाद रुपी डेप्रिशिएट किया, एक्सपोर्ट बढ़ा और इनकम बढ़ा, अब देखो कंजप्शन भी बढ़ने लग गया, सेविंग बढ़ने लग गया। और जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट जो सेविंग है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो आईएस कर्व कहाँ शिफ्ट करता है, करेक्ट, जब भी आईएस कर्व यही है ना, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, जब भी बढ़ेगा ये आईएस कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। ठीक है, आईएस कर्व शिफ्ट कर गया आईएस 1 पे, एलएम कर्व एलएम 1 पे। ठीक, अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, नया इक्विलिब्रियम बना, ये वाला पॉइंट E1 पे। ठीक, E1 E2 पे बना। अब वो पूछ रहा है, अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अब कंप्लीट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही वाला फॉलो होगा। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही वाला फॉलो होगा, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अब कंप्लीट हुआ है। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यही फॉलो होगा। चलिए अब देखते हैं आंसर। नंबर 1, आउटपुट विल बी हायर। देखो पहले आउटपुट था ये वाला y, अब हो गया y
1। हाँ जी, पहले पॉइंट पे आउटपुट विल बी हायर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कंजप्शन विल बी हायर। अब देखो, कंजप्शन भी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा, तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, कंजप्शन लेवल भी हायर हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट विल बी लोअर। इंटरेस्ट रेट वही वाला फॉलो हुआ है जब तक कैपिटल मोबिलिटी कंप्लीट हुआ था, ठीक। तो इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा, ठीक। इंटरेस्ट रेट ना तो लोअर जाएगा और ना ही हायर जाएगा, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए एंड बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो उम्मीद है एक बार समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देखना, ठीक है, कूल माइंड से समझना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, एक्सप्लेनेशन आपको ये डायग्राम भी है, इससे भी समझ आ जाएगा, ठीक है, वही बात है। और ये वाला केस ऐसा है जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो और फिजिकल पॉलिसी हो, तो दोनों केस कर लो, दोनों केस में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगर नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चन पलट के भी आता है तो भी कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन, ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन है, ये डायग्रामेटिक बहुत अच्छे से बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्रीगेट डिमांड रिलेशन अंडर द प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। हाँ जी, एग्रीगेट डिमांड पूछ रहा है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर पूछ रहा है। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब प्राइस जब ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर पूछ रहा है। तो ये देखो, एग्रीगेट डिमांड पूछ रहा है। एग्रीगेट डिमांड जब हम तभी बनेगा जब हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो डायग्राम में नंबर 1 समझ लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड, ठीक। इस साइड हम लोग प्राइस ले लो या एडी ले लो, और लेवल ऑफ आउटपुट एक्स एक्सिस पे। चलिए, एग्रीगेट डिमांड एडी और एग्रीगेट सप्लाई एएस, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक। यहाँ प्राइस लगा लो, यहाँ आउटपुट कर लो। अब देखो हुआ क्या, ये देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि क्या एडी दिया हुआ है, एडी कर्व शिफ्ट राइट होगा लेफ्ट होगा। सबसे पहले देखो कि एडी कर्व के कंपोनेंट क्या है। एग्रीगेट डिमांड अगर तो हमारी ओपन इकोनॉमी है तो फिर 4 कंपोनेंट्स आ गए, अगर फिर क्लोज इकोनॉमी है फिर 3 ही कंपोनेंट। एडी के देखो, एक तो कंजप्शन है हाउस होल्ड का, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ये उस केस में है जब हमारी इकोनॉमी क्लोज है ना। व्हाट हैपेंड इफ आवर इकोनॉमी इज ओपन। ओपन मतलब हम लोग बाहर से भी ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे ये कंपोनेंट बन गए 4, ठीक है। कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, ये 4 कंपोनेंट है। जब एक भी बढ़ेगा ना इनमें से तो एडी बढ़ जाएगा, ठीक। इनमें से कोई भी इंक्रीज होगा तो एडी इंक्रीज होगा, इनमें से कोई डिक्रीज होगा तो एडी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, अब इजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, एडी कर्व विल शिफ्ट टू द राइट इफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट राइजेस। जैसे ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट राइज करेगा तो एडी कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड कह रहा है। तो इसमें से देखो, इन्वेस्टमेंट ये है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जैसे ही बढ़ेगा तो एडी कर्व कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड। एडी कर्व कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड, 81 पे, दैट इज Q1 एंड P1। जाहिर सी बात है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला। नेक्स्ट, एडी कर्व विल शिफ्ट टू द राइट इफ नेट एक्सपोर्ट राइजेस इन एन ओपन इकोनॉमी। अगर ये वेरिएबल बढ़ेगा तो एडी क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर ये कंपोनेंट बढ़ा तो एडी का रेट अपने आप ही बढ़ेगा, ठीक है। तो एडी कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट वाला आप खुद बताओगे, द एडी कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट इफ मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे ही मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एडी कर्व शिफ्ट लेफ्ट होगा, ऐसा कह रहा है, ठीक। क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि जैसे ही मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ, तो एडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब सप्लाई ऑफ मनी कम होता है ना, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इनकम पे भी पड़ता है, तो इनकम लेवल भी कम हो जाता है। तो इनकम लेवल कम है तो जाहिर सी बात है एडी का लेवल भी कम होगा, ठीक है। और एडी कम होगा तो एडी कर्व शिफ्ट कहाँ करेगा, लेफ्ट, दैट इज एडी 2 पे, ठीक, दैट इज Q2 P2, ठीक। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एज प्राइस राइजेस शिफ्ट इन द एलएम कर्व, द एडी कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नया डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें 2 डायग्राम बनेंगे। एक क्या पूछ लिया उसने, एडी कर्व पूछ लिया, और साथ के साथ उसने एलएम कर्व भी पूछ लिया, ठीक।
तो 2 डायग्राम से इजीली समझेंगे तो कहानी हमें बिल्कुल समझ आ जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 2 डायग्राम से समझते हैं। एक में हम बनाते हैं ISLM कर्व, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट y एक्सिस और x एक्सिस पे आ गया आउटपुट, दैट मींस इनकम। ठीक, ये होगी हमारी IS कर्व और ये होगी हमारी LM कर्व। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेम करस्पॉन्डिंग हम लोग बनाते हैं एक और डायग्राम जिसमें हम बनाएंगे AD कर्व। सिर्फ AD कर्व प्लॉट करने की जरूरत है और इस साइड प्लॉट करते हैं हम लोग प्राइस, इस साइड हम लोग इनकम। ठीक, अब इसी प्राइस को, ठीक है, आगे हम लोग फॉलो करते हैं इस पॉइंट पे। ठीक, इस पॉइंट पे अब देखो मान लीजिए यही प्राइस है, ठीक है, ये है P प्राइस लेवल। अब अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं, कह रहे हैं एज प्राइस राइजेस, जैसे ही प्राइस राइज होंगे, ठीक है, प्राइस राइज को प्राइस हो गया ये वाला P1, ठीक, प्राइस हो गया P1। अब क्या होगा, ठीक, जैसे ही प्राइस ये हुआ इनकम कम हो गई, Y1 हुआ। जब प्राइस बढ़ता है तो रियल जो वैल्यू है मनी की वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो रियल वैल्यू जो है प्राइस मनी का वो कम हो गया। ठीक, तो जो रियल मनी सप्लाई है, जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो जो रियल मनी सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो रियल मनी सप्लाई है वो कहाँ होगी, पीछे मूव होगा। ठीक है, तो जब भी रियल मनी सप्लाई कम होगा तो एलएम कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, ये बैकवर्ड। ठीक, एलएम कर्व शिफ्ट करेगा बैकवर्ड। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हायर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर, और इस लेवल पे यहाँ प्रोडक्शन इनकम कम हो जाएगा। ठीक, अब देखो व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ही प्राइस बढ़ा एलएम कर्व क्या हुआ, शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, और सिमिलरली दूसरा केस भी सेम है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा और एलएम कर्व शिफ्ट करेगा L2 L1 L2, और यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक, कम। लेकिन एक ही केस करते हैं तो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में हमें जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इस केस पे आते हैं, एज प्राइस राइज, जैसे ही प्राइस राइज हुआ शिफ्ट इन द एलएम कर्व, एलएम कर्व शिफ्ट होगा, चाहे दाएं होगा बाएं होगा, लेकिन ये नहीं बताया। एलएम कर्व शिफ्ट कहाँ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। यहां तक तो करेक्ट है कि एलएम कर्व शिफ्ट होगा। ठीक, हालांकि ये नहीं बताया कि लेफ्ट होगा राइट होगा, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट होगा। बट द एडी कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, हाँ जी, बोल रहा है कि एडी कर्व जो है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। बट एक बात ध्यान रहे आपको, एडी कर्व यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ है, ये मूवमेंट है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वो सेम एग्रीगेट डिमांड कर्व पे है, तो ये मूवमेंट नहीं, मूवमेंट है, शिफ्ट नहीं है ना। शिफ्ट तब होता जब ये एक नई एडी कर्व बनती, चाहे वो फॉरवर्ड चाहे वो बैकवर्ड। ठीक, तो यहाँ ये बस ये है कि ये मूवमेंट है, ये शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट टू द लेफ्ट नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आपका अब बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए बाकी ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है, ए बी सी, ए बी सी ओनली, फर्स्ट वन इज करेक्ट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप एक्सप्लेनेशन को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लास्ट जो डायग्राम समझाया था उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां से मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दोबारा समझिए, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इफ द करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीजेस, हाँ जी, CAD जो है करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज हो गया, एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस, एक करंट अकाउंट डेफिसिट में है और जो कैपिटल अकाउंट है हमारा, कैपिटल अकाउंट वो सरप्लस है। फॉर एन इकोनॉमी द एक्सचेंज रेट और डोमेस्टिक करेंसी एज, ठीक है, एज अगेंस्ट $, वुड बी। तो ये समझने वाली बात ये है कि एक अकाउंट हमारा डेफिसिट में है और दूसरा अकाउंट हमारा सरप्लस में है। चलिए एक बार स्टोरी समझते हैं। देखो, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट शुड बी इक्वल टू ओवरऑल अकाउंट। ठीक है, इतना पता है हमें। अब एक बात ये भी समझिए, अगर करंट अकाउंट बैलेंस है प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस है तो ये हो जाता है 0। ठीक है, तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हम इसको करंट अकाउंट बैलेंस, होता नहीं है बैलेंस,
बैलेंस आरबीआई करता है जानबूझ के, ठीक है। तो यहाँ पे मेन आते हैं एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट्स, और यहाँ पे आता है कैपिटल इनफ्लो प्लस कैपिटल का आउटफ्लो, ये दो चीजें आती हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो तो डिफरेंस जीरो, और कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटपुट जीरो हो, कैपिटल इनफ्लो और कैपिटल आउटपुट दोनों आउटफ्लो अगर दोनों बराबर हो तो डिफरेंस जीरो। तो यहाँ पे जीरो आंसर आ जाता है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आते हैं आगे, ठीक। करंट अकाउंट डेफिसिट में है, ठीक है। करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है, सपोज करो यहाँ -5 का डेफिसिट है, ठीक है, बिलियन में लगा लो -5 बिलियन, प्लस कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में है, कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में है, ठीक है। तो इधर मान लीजिए ये -5 का डेफिसिट में है और ये +5 सरप्लस में है, ठीक। तो ओवरऑल इकोनॉमी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि कुछ भी कितना डेफिसिट है कितना सरप्लस है ये कुछ नहीं बताया, ठीक। अब पता कैसे चलेगा कि इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये नहीं बताया उसने कि इतना -5 है और ये प्लस सरप्लस 5 है, ये नहीं बताया। तो एक्सचेंज रेट कैसे पता लगेगा, तो ये सारा डिपेंड करता है हमारा कि डिपेंड विच वन इज हायर, ये पता करेगा कि हायर कौन सा है, ठीक है। ये -5 है या फिर ये -10 है, ठीक है। इन दोनों में से माइनस की वैल्यू ज्यादा है या फिर प्लस की वैल्यू ज्यादा है, मतलब डेफिसिट ज्यादा है या सरप्लस ज्यादा है, वो डिसाइड करेगा, ठीक, कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, डिपेंड्स ऑन विच वन इज हायर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक पेन और पेपर ले लीजिए। इसमें कह रहा है इफ द रियल जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम 990 पीपीपी होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे ये मेजर की गई है, ठीक है, ड्यूरिंग द 15 to 20, इफ द इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 2.5%, द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, ठीक है। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा बेसिक समझने वाली ये है कि सबसे पहले अगर आप इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो भी देखोगे तब भी आंसर आपका निकल जाएगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत बार पहले ही पूछ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का इट इज, ठीक है, एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक। फिर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो जीडीपी ग्रोथ हमें दी नहीं हुई कि कितनी से कितनी जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। रियल जीडीपी है, बेस ईयर प्राइस आपका बेस ईयर 2015 है और करंट ईयर 2020 है। अब देखो सबसे पहले मेजर करो रियल जीडीपी, इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो तो दिया हुआ है 2.5। अब पता करो जीडीपी ग्रोथ क्या है। तो जब भी हम जीडीपी ग्रोथ करते हैं तो एक चीज बहुत ध्यान देना, पेपर 1 में भी काम आएगा। जब भी हम लोग दो वेरिएबल का ग्रोथ निकालते हैं तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, सब में काम आएगा, ठीक है। न्यू डाटा माइनस ओल्ड डाटा डिवाइड बाय ओल्ड डाटा मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये ध्यान देना, बेसिक सा लॉ है, ठीक। इतना ध्यान दोगे तो आपका पेपर 1 में भी क्वेश्चन आपके ग्रोथ के आते ही हैं कि इस ईयर से इस ईयर में कितना ग्रोथ हुआ, ठीक, कितना परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा हुआ या कम हुआ, वहां भी बन जाएगा आपका। चलिए तो यहां देखिए न्यू, नया क्या है 1080 माइनस ओल्ड, ओल्ड क्या है 990, वेरी गुड, अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1080 माइनस 990, हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया 90, नेक्स्ट अपॉन 990 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नेक्स्ट फेज में अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ गया अपॉन 990, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो इधर गया। अब हमारे पास क्या रह गया, ये 900 डिवाइड बाय 99, ठीक है, ये रह गया 99 का टेबल 900 में, ठीक है। सो ये हो गया 9 टाइम, सो 891, ठीक। नेक्स्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, सिर्फ 9 बचा, ठीक। अब 99 का टेबल 9 में तो जाता नहीं, तो यहाँ 0 अज्यूम करेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो फिर भी नहीं जाता, फिर यहाँ एक और 0 अज्यूम करेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगेन फिर वही हो गया 900 में कितनी बार जा रहा है 9, तो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी होगी 9.09, ठीक। जीडीपी ग्रोथ रेट भी आ गया। तो एक चीज, दो चीज तो हमारी आ गई, ठीक है। यहाँ हम पुट करते हैं
इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है हमारा 2.5 नेक्स्ट रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय जीडीपी ग्रोथ कितना है 9.09 ठीक है ये है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इधर है हमारे पास उसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, ये हो गया हमारा एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पूछ रहा है वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, अब ये इधर जाके राइट साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9.09 ठीक। यहाँ पे एक बार रफली यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 9.09 मल्टीप्लाई बाय 2.5, पॉइंट वगैरह जो वैल्यू रहेगी वो हम बाद में काउंट करेंगे। 5 9 45, 500 प्लस 4 हो गया वो रिमेनिंग जो बचा था 9 2 18 नेक्स्ट, और दैट इज 5 9 45 नेक्स्ट 2 9 18 नेक्स्ट 2 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 दैट इज 1, 2 9 18 ठीक, ये हो गया 18 नेक्स्ट 5 का आ गया 5, 4 एंड 8 हो गया 12, 2 और 5 हो गया 7 नेक्स्ट 18 और 4 हो गए 22 ठीक। अब हमारे पास पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट थे और यहाँ 1 डिजिट था, तो मतलब हम 3 डिजिट छोड़ देंगे, 1 2 3 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे ठीक है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमारा आएगा 22.72 ठीक। तो ये हो गया हमारा एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो यहाँ पे है हमारे पास 22.5 समथिंग ठीक। लेकिन हाँ अगर आपका आंसर रिलेट थोड़ा बहुत भी रहेगा तो अब 22.5 करेक्ट है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मेन चीज क्या है, हमें सीखनी है वो चीज है ना। चलिए तो आईसीओआर का देख लीजिए, फिर उसके बाद खुद ब खुद आपका सोल्यूशन बन जाएगा, बस जीडीपी ग्रोथ ही मेजर करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो टाइम मुझे पता है टाइम टेकिंग है, टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ कोई नई चीजें सीखने में टाइम डेफिनेटली लगेगा ना, शॉर्टकट में करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडिकेट विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये क्वेश्चन है, बता रहे कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए देखते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल टू एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स एंड नेट ट्रांसफर रिसीव्ड। करंट अकाउंट में 3 पार्ट मेन है, एक एक्सपोर्ट है, एक इंपोर्ट है, और उसके बाद है आपका नेट ट्रांसफर्स। नेट ट्रांसफर्स वो होते हैं जैसे रेमिटेंसेस हो गए, गिफ्ट्स हो गए, जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं बेसिकली ठीक। ये 3 चीजें मेन है। तो इसमें क्या रहा है कि अगर नेट इंपोर्ट ज्यादा है नेट एक्सपोर्ट से, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में ही जाएगा ठीक। नेट ट्रांसफर से भी ज्यादा है हमारा इंपोर्ट्स, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, करंट अकाउंट तब डेफिसिट में ही जाएगा ठीक है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट में बी कवर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के 2 पार्ट हैं, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से भी कवर कर सकते हैं और बोरोइंग से भी कर सकते हैं, है ना। तो बोरोइंग से हम लोग बिल्कुल कवर कर सकते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट में बी कवर्ड बाय बाइंग असेट्स फ्रॉम फॉरेन। अब ये क्या कह रहा है, बाइंग असेट्स, हमने क्या कि फॉरेन में असेट्स खरीद ली ठीक है, उससे हम लोग अपने बीओपी को करेक्ट कर रहे हैं ठीक है। इसमें असेट्स का परचेज होना ऐसा नहीं है कहीं कि फॉरेन में आपने असेट परचेज कर लिया ठीक है और उससे बीओपी करेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट ना सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ए और बी अभी करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज 50 मिलियन, अगर कह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट 50 मिलियन माइनस में है एंड इट कैन बी फाइनेंस बाय कैपिटल इनफ्लो, नेट कैपिटल इनफ्लो अमाउंट 50 मिलियन। अब इस 50 मिलियन का ही इनफ्लो हो गया, जितना हमारा डेफिसिट था उतना ही इनफ्लो भी हो गया, तो फिर डेफिसिट किस बात का रह गया, वो कवर हो गया बस ठीक है। फाइनेंस बाय उसको हमने फाइनेंस कर लिया, तो इकोनॉमी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है ठीक। तो ए बी और डी, ए बी एंड डी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको आईएसएलएम कर्व से ही बनेगा ठीक है। आईएसएलएम कर्व एक बार ध्यान देना,
दो दो तरीके से कर्व अलग अलग तरीके से बनते हैं। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल, एक तो आपका सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे डिमांड और सप्लाई बनता है वैसे, और दूसरा बनता है जिसमें चार शेप होती है आईएस की, और चार शेप होती है, ठीक है, एलएम की। तो एक एक करके यहाँ भी सीख लो, बहुत काम आएगा आपके आगे। तो दोनों को ही पूछा है इसमें, देखो आईएस कर्व भी पूछा है और एलएम कर्व भी पूछा है। तो जाहिर सी बात है अच्छे से ये सीख लेना कि आईएसएलएम जब भी हम करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्टिकल एक्सिस और इनकम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अभी तक हम लोग कर रहे थे आईएस कर्व डाउनवर्ड, अब हम ऐसा नहीं करते, अब हम करते हैं ये वाला आईएस कर्व। चार शेप अलग अलग है, एक यहां से लेके यहां तक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, फिर यहां से फ्लैट, फिर यहां से स्टीप, और फिर यहां से परफेक्टली इनएलास्टिक जो वर्टिकल हो जाता है। एंड सिमिलरली चार स्लोप, ठीक है, ये आईएस कर्व की है, और ये चार याद रखना ये एलएम की है, ठीक। ये वाला इसमें एक हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, और फिर परफेक्ट इनएलास्टिक, ठीक है। ये वाले चार शेप रहेंगे, इनको याद रखिएगा, और करस्पॉन्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। बस अगर ये आपने कर लिया तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे सपोज करो आर है, R1 है, R2 है, इनकम दैट इज Y1 Y2। आइए समझते हैं एक एक करके। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इज अनरिस्पॉन्सिव टू इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट आपका अनरिस्पॉन्सिव है, मतलब कि आईएस कर्व आपका अनरिस्पॉन्सिव वहां हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो वो कुछ फर्क नहीं करता। किस मोमेंट पे ऐसा हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या कम हो, आईएस कर्व वहां पे कांस्टेंट रह रहा है। देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन्वेस्टमेंट चाहे बढ़े या कम हो, ठीक है। जो आईएस कर्व है वो वहीं का वहीं है, परफेक्टली इनलास्टिक है, ठीक है। ये वाला कर्व परफेक्टली इनलास्टिक, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे बढ़े या कम हो, ठीक है, ये आपका परफेक्टली इनलास्टिक है। तो उस केस में जहां आईएस वर्टिकल होता है, तो उस केस में ये पूरा अनरिस्पॉन्सिव रहता है। एक चीज समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका तो हो गया फोर्थ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनी डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, इंटरेस्ट रेट। मनी डिमांड किससे जुड़ा हुआ है, एलएम कर्व से। एलएम कर्व ये कह रहा है परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे देखो मनी जो एलएम कर्व है यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। एक बात ध्यान देना, बहुत ही अच्छी स्टडी है, बहुत ही अच्छी स्टडी है। बस एक को याद रखना है, यहाँ पे जब हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे ना, मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्टली इनइफेक्टिव होती है और परफेक्टली इनइफेक्टिव, और अगर हम ये वाला पोर्शन करेंगे इसमें परफेक्टली इफेक्टिव होती है ना। एक दूसरे का अपोजिट होता है। सिमिलरली फिजिकल पॉलिसी भी अपोजिट होता है एक दूसरे के। नेक्स्ट, सो मनी डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। ये वाला पॉइंट जहां एलएम कर्व क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मनी डिमांड इज कंप्लीटली इनलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। परफेक्टली इनलास्टिक कहां हो रही है, इस पोर्शन पे देखो, ये परफेक्टली इनलास्टिक है। इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो कोई इफेक्ट नहीं है ना, वर्टिकल है। तो यहाँ पे वर्टिकल एलएम कर्व इज वर्टिकल। सेकंड, आई होप कि समझ आ रही होगी स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू इंटरेस्ट रेट। अब इन्वेस्टमेंट आ गया, आईएस का रूप को देखना है किस रेट। हाईली रिस्पॉन्सिव ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उससे ज्यादा चेंज आ रहे हैं हमारे लेवल ऑफ, ठीक है, आईएस कर्व में, या फिर लेवल ऑफ इनकम में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, किस लेवल पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, बट इनकम में चेंज देखो, ठीक है, ये जो आईएस कर्व है इसमें चेंज देखो ये ज्यादा है, ठीक। बाकी इतना नहीं है चेंज। यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादा चेंज है, ठीक, ये वाला पोर्शन, ठीक, एज कंपेयर टू इधर, ठीक। तो मेनली आपका ये है, ये वाला पोर्शन ये हमें शो करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े चेंज करने से हमारा लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा चेंज हुआ है, ठीक। तो उस केस पे जहां पे रिलेटिव फ्लैट है आईएस, इस केस पे, ठीक, यहाँ पे इस पॉइंट पे। सो इसका हो गया हमारे पास फर्स्ट, ठीक। तो हमारे पास चारों ऑप्शन आ गए, है ना। और 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो फर्स्ट वन हो गया हमारा करेक्ट, ठीक। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना अच्छे से। इससे भी अच्छी कहानी ये है, अगर आप ये चीजें करते हो ना,
तो इजीली समझ आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब नहीं जाएंगे, ठीक है। ये वही चीज़ है, परफेक्ट इलास्टिक, फिर जो फ्लैट होता है वो मोर इलास्टिक होता है, जो स्टीप होता है वो लेस इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक जब ये वर्टिकल हो जाता है, तीन अलग अलग, और सिमिलरली एलएम कर्व भी। अब ये तीनों रेंज, ये वाली जो रेंज है केंजियन रेंज, ठीक है, और ये मिड रेंज है इंटरमीडिएट, और ऊपर वाली जो रेंज रहती है इसको हम बोलते हैं क्लासिकल रेंज, ठीक है। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल परफेक्ट इलास्टिक है, और इसी में आपका मॉनेटरी पॉलिसी जब है तो ये वाला, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जब ये हॉरिजॉन्टल है तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या परफेक्टली इनफेक्टिव है, ठीक है। परफेक्टली इनफेक्टिव है, और जब वर्टिकल हो जाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्टली इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग है, तो इजी टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लगेगा। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, किसकी थ्योरी है? मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी है। कब आई थी? 1957 में आई थी, डेट भी याद रख लीजिएगा। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दिया था कॉन्सेप्ट? मोदी गिलियानी, ब्रमबर्ग और एंडो, ठीक है। 1950 में तीन इकोनॉमिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट मिलकर दिया था। मोदी गिलियानी का नाम मेनली आता है। नेक्स्ट आगे देखो, रियल बिजनेस साइकिल। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी किसकी है? किटलैंड एंड प्रेस्कॉट, ठीक है, 70s और 80s के टाइम पीरियड। और उसके बाद है हमारा पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन, किसने दिया? फर्स्ट सर्जेंट एंड एन वेलेस, ठीक। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग था, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इजीली हो जाएगा। फर्स्ट का 2, फिर उसके बाद 3, 2, 3, उसके बाद 3 का 4, 3 का 4 एंड फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, if the interest rate is exogenously determined by central bank and central bank of some current country and the money supply is endogenously determined, the slope of LM curve in interest rate income plane। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है LM कर्व वाला, आइस LM कर्व वाला। दो बातों को अच्छे से समझिएगा। नंबर वन एक बात ये समझनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिटरमाइन कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सोजीनियस गिवन का मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन कंट्री जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व है, ठीक है, वो डिसाइड कर रहा है। और मनी सप्लाई जो है वो डिटरमाइन कर रहा है इंटरनल हमारा आरबीआई, ठीक। आगे देखते हैं। तो जब भी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना वो मेन रोल प्ले करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर सेंट्रल बैंक का, हमारे सेंट्रल बैंक का कोई रोल ही नहीं है, ठीक, तो पॉलिसी कैसे हम लोग अप्रोप्रिएट कह सकते हैं? तो जब भी रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बाहर को डिटरमाइन हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस हो रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल हो जाएगी इनइफेक्टिव, है ना। इनइफेक्टिव कहने का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टूल है आपका पॉलिसी रेट, अगर वही बाहर से डिटरमाइन हो रही है तो फिर क्या होगा? जो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी है वो पूरी हो जाएगी इनइफेक्टिव, ठीक है। तो एलएम केस में थोड़ा सा इमेजिन करिए, परफेक्ट, ये जो एलएम कर्व हमने किया था इसमें कौन सी कौन सा एरिया ऐसा है, ठीक है, ये तीन एरिया में से जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्टली इनइफेक्टिव होती है, ठीक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फॉरेन से इन्फ्लुएंस होगा या फिर फॉरेन वाले डिसाइड करेंगे, ठीक, तो फिर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्टली इनइफेक्टिव है। तो परफेक्टली इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी तब होती है जब हमारा एलएम कर्व क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, पर मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्ट इनइफेक्टिव। और जब फ्लैट है, ठीक है, ये लेस इफेक्टिव, और यहाँ पे थोड़ा स्टीप है तो फिर मोर इफेक्टिव, और यहाँ पे परफेक्टली इफेक्टिव, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस है परफेक्टली इफेक्टिव। तो परफेक्ट इनइफेक्टिव जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए वही चीज है जो पहले आपने की थी, यही चीज आप यहाँ भी समझ सकते हो लास्ट में, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसने दिया था कॉन्सेप्ट? मेनली केन्ज बात करते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो उस समय में कह रहे हैं कि जब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है,
तो उस समय में लेबर सप्लाई कर्व इन रियल वेज सप्लाई कर्व प्लेन दैट वुड बी, तो उस समय में लेबर सप्लाई कर्व क्या होगा, लेबर सप्लाई कर्व उस टाइम में क्या होगा। तो एक बात ये देख लीजिए, केंज बात करता है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, अंडर एम्प्लॉयमेंट में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है, ठीक। तो उस केस में जो केंज की थ्योरी है उसी को करते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। देखो केंज कह रहा है कि वेज प्राइस यहाँ पे फ्लेक्सिबल, जैसे क्लासिकल बोल रहे थे ना कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबल होते हैं, तो केंज ये कहता है कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबल नहीं होते। क्लासिकल बोलते हैं कि वेज को जैसे ही कम करेंगे वो वैसे ही क्या होगा कि ज्यादा वर्कर्स आएंगे, ज्यादा वर्कर्स आएंगे वेज कट करेंगे, ठीक है, और ज्यादा वर्कर को लेंगे, बाद में लॉन्ग टर्म में फुल इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन केंज बोलता है ऐसा नहीं होता, वेज को कम करोगे तो जो एग्जिस्टिंग है वो भी भाग जाएंगे, ठीक। तो वेज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। और उसके बाद क्लासिकल बात करते हैं रियल वेजेस, लेकिन केंज बात करते हैं मनी वेजेस, ठीक है, रेदर देन रियल वेज। जो डिमांड फॉर जो लेबर काम कर रहा है ना वो मनी वेज, मनी वेज जो है फेस वैल्यू मनी की, 500 रुपए 2 साल पहले 500 रुपए का था, आज भी 500 है, मनी वैल्यू तो सेम है, बट उसकी रियल वैल्यू चेंज है। प्राइस बढ़ गया तो 500 500 थोड़ा रहा, है ना, रियल वैल्यू कम है। वो कह रहे हैं कि रियल वैल्यू से नहीं, जो लेबर है वो इन्फ्लुएंस होता है मनी वेज से, ठीक है। मान लो 2000 रुपए एक दिन का मिल रहा है, ठीक, 2 साल पहले भी और आज भी, उसको 2000 बहुत ठीक लग रहा है, ठीक। लेकिन अगर 2000 से कम कर दोगे, 1800 कर दोगे मनी वेज, तो वो छोड़ के भाग जाएगा, वो नहीं करना चाहेगा, ठीक। तो उस केस में एक डायग्राम कर लेते हैं केंज वाला, ठीक। ये वाला पोर्शन देखिए, सप्लाई ऑफ लेबर, इसमें ये वाला जो पोर्शन है दैट इज डिमांड फॉर लेबर, यहां से एन ई जो है पोर्शन ये एम्प्लॉयड है, और ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे विलिंग आपका यहां तक है वर्कर विलिंग टू वर्क, बट एक्चुअल वर्कर है एन ई तक, ठीक। विलिंग है यहां तक, बट ये जो गैप है ये है हमारा आपका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में जो अकॉर्डिंग टू केन जो इस केस में है सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल हमारे कहीं ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो इसलिए जो फ्लैट है इसको हम लोग डायरेक्टली आंसर मान सकते हैं, इट वुड बी फ्लैट, ठीक। हॉरिजॉन्टल कहीं पे आंसर नहीं है। चलिए तो आंसर इसमें करेक्ट मान सकते हैं कि इट इज फ्लैट, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। और वहीं अगर हम दूसरी बुक में सोर्स देखें तो दूसरी बुक में इसमें, ठीक है, ये बनाया हुआ है अपवर्ड, ठीक, पॉजिटिव स्लोप। तो अभी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर है, ठीक है। आपको जो अप्रोप्रिएट लगता है आप उस आंसर की तरफ जाइएगा। देखो यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पॉजिटिव भी है, ठीक, पॉजिटिव स्लोप है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पहले वाले की तो यहाँ पे क्या है इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये क्वेश्चन अप टू यू है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग जो आंसर है वो तो फ्लैट दिया हुआ है, बट डिफरेंट बुक्स में इसका डिफरेंट आंसर देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजर स्कूल ऑफ थॉट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स और उनके थॉट्स बोला है, ठीक है। आइए एक एक करके जान लेते हैं। नंबर 1, केंजियंस believes in wage and price flexibility and highlighted the role of aggregate demand। पहली बात तो ये है कि केंज ने कभी एग्रीगेट सप्लाई को सपोर्ट ही नहीं किया, है ना। सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, से का बाजार का नियम है। से मार्केट लॉ को खंडन कौन करता है, केंज। वो कहता है डिमांड क्रिएट्स ऑन सप्लाई, है ना, तो एग्रीगेट डिमांड पे किया। नेक्स्ट, केंज ने वेज प्राइस फ्लेक्सिबल कभी नहीं माना, ठीक है। तो ये बात तो गलत है, स्टेटमेंट हट गया, ए तो हट गया, ठीक। सो ए हट गया, ये हमारे वैसे ही चले गए। नेक्स्ट, द मोनेटरिस्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन द इकोनॉमी सिस्टम एंड दैट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ इन्फ्लेशन। मोनेटिस्ट में सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट फेमस है, वो है हमारे फ्रीडमैन। फ्रीडमैन ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को सपोर्ट किया, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन, तो प्राइस का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, द क्लासिकल स्कूल बिलीव दैट इनविजिबल हैंड एंड इफेक्ट एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म। इनविजिबल हैंड होता है अदृश्य हाथ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं। इनविजिबल हैंड का मतलब मार्केट में कोई ऐसा इनविजिबल हैंड तो है जो मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल कर रहा है। मतलब मार्केट में वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। कंज्यूमर इज फ्री टू व्हाट टू बाय एंड सप्लायर इज फ्री टू व्हाट टू प्रोड्यूस। तो मार्केट में जो डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन होगा
वही डिसाइड करेगा इक्विलिब्रियम के लेवल को, फुल एम्प्लॉयमेंट को, ठीक, क्लासिकल बोलते हैं ये बात। तो ये एडम स्मिथ की थ्योरी है, इनविजिबल हैंड थ्योरी, ठीक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, न्यू केन्जियन मेक यूज ऑफ अजम्पशन ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट इन देयर फ्रेमवर्क। न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट जो थे ना, उन्होंने बिल्कुल फोकस किया था, मैनक्यू वगैरह, उन्होंने बिल्कुल फोकस किया था जो इकोनॉमी होती है, इम्परफेक्ट मार्केट होती है, मार्केट नेवर क्लियर। बोलते हैं कि मार्केट ना ऐसे एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हमें ऐसे ही नहीं मिलता, मार्केट क्लियर नहीं होती। देयर इज स्टिकी प्राइजेस, स्टिकी प्राइजेस, स्टिकी वेजेस। इसका मतलब क्या है? वेजेस एकदम से नहीं बढ़ाए जा सकते, एकदम से कम नहीं किए जा सकते, प्राइजेस के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, फर्क आ जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा बी सी डी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत हमारे स्टूडेंट बहुत वाइस होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले ही एक स्टेटमेंट से ही इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका वही मतलब है जो फर्स्ट में हमने किया था, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। क्लासिकल बोलते हैं वेज कट करोगे तो कॉस्ट कम होगा, प्राइस कम होगा, डिमांड कम होगा। डिमांड दैट इज डिमांड बढ़ेगा जैसे ही प्राइस कम होगा। डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें और लेबर चाहिए, और लेबर जैसे ही ज्यादा चाहिए तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। बट केंज भाई साहब ऐसे नहीं थे। केंज बोलते थे मनी वेजेस कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज शुड बी, मनी वेजेस कांस्टेंट रखनी चाहिए, मनी वेजेस को कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बोलते हैं कि रियल वेजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर प्राइजेस बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो यार जो भी आज के प्राइस है वो ज्यादा है प्रीवियस प्राइस से, तो रियल वैल्यू ऐसी कम होनी है। तो 2000 रुपये अगर सैलरी मिल रहा है तो 2000 ही दीजिए। अगर 2000 से 18 करेंगे तो लेबर छोड़ के भाग जाएगा। 2000 के 2000 रखेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी रियल वैल्यू कम है क्योंकि प्राइजेस बढ़ गए हैं, ठीक। 2023 और 2024-25 का एग्जाम्पल ले लो, वेजेस 400 रुपए थे, आज भी 400 रुपए है। होगा क्या, प्राइस यहाँ 200 थे, अब प्राइस 250 हो गए, तो यहाँ पे रियल कितना हुआ, रियल इनकम 200 और यहाँ 150, अपने आप ही 150 हो गया। वो मनी वेजेस कम करते तो लेबर को लगता मेरे पैसे काट दिए, अब काम नहीं करेगा, ठीक है। ये केंज का प्रैक्टिकल व्यू है ये। चलिए, मोनेटिस्ट थ्योरम इन्फ्लेशन, बाकी आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन 14th वन, अरेंज द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। जो पहले थ्योरी है उसको पहले लगाना है। नेक्स्ट, केंजियन स्कूल आया था जी 1930s में, ठीक है। 1936 में एक थ्योरी आई थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। केंज की थ्योरी 1936 में, वो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेता है कई बार। नेक्स्ट, न्यू क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल जो है 1970s में आया था, और एक बात ध्यान देना, अर्ली 1970s में आया था, ठीक। नेक्स्ट, क्लासिकल स्कूल तो हमें पता ही है कि 18th सेंचुरी में आया था, ठीक है। 1700 जब 1777 तक, 78, उसके बाद हमारा 18 सेंचुरी में मेन एडम स्मिथ का ही नाम आता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद और इकोनॉमिस्ट आते हैं। चलिए 18th और 19th सेंचुरी कर लीजिए। नेक्स्ट, न्यू केंजियन स्कूल, ये 1970s में आया, लेकिन लेट 1970s में आए। और एक मॉनेटरिस्ट फ्रीडमैन 1956 में क्यूटीएम को रिस्टेटमेंट थ्योरी दी थी क्यूटीएम पे। तो 1956 से 1963 तक इनकी स्टोरी, ठीक है। अब लगाते हैं क्रोनोलॉजिकल। सबसे पहले आएगी जी सी, है ना, क्लासिकल स्कूल। नेक्स्ट आ गया हमारा केंजियन स्कूल, ए। नेक्स्ट आ गया हमारा अर्ली 1970s, क्या है, न्यू क्लासिकल, बी। नेक्स्ट आ गया हमारा लेट 70s, और नहीं, ये 1956 तो रह गया, दोबारा करते हैं। नंबर 1 आ गया हमारा सी, क्लासिकल। नंबर 2 ए, ए पे कौन है, केंज। नंबर 3 आ गया मोनेटरिस्ट, ये देखो 1956, दैट इज ई। नेक्स्ट आया हमारा 1970s अर्ली, बी। और नेक्स्ट आ गया लास्ट में 1970, दैट इज डी, लेट 1970, सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी, ठीक है। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है, दो दो ऑप्शन को, जैसे सेम सेम ऑप्शन है ना, ये दो जगह दे दिए, बस स्टूडेंट यही कंफ्यूज, दो तो एलिमिनेट हो गए, बस कहानी किसमें बचेगी, दो में, ठीक। तो डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर एक कॉन्सेप्ट का। मैच द फॉलोइंग भी है ना, ग्रुप 1, लिस्ट 1, लिस्ट 2, बहुत इंटेलिजेंट है यूजीसी, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो अच्छे अच्छे पेपर पैटर्न का दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो 4th वन इज करेक्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, ये टोटल जो हमारा लेक्चर था मैक्रो इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन पे था। उम्मीद बिल्कुल है कि ये लेक्चर में थोड़ा टाइम लगा,
लेकिन अगर क्यूरियस हैं तो टाइम क्या चीज़ है, टाइम कुछ नहीं है। सीखना है कुछ तो क्या टाइम है ना? और अगर नहीं सीखना तो फिर स्किप करते रहिए। बेटर है कि आप 14 क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके सीखे होंगे। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक साथ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।